देती हूँ बाहर। हाँ दे। भैया खोल दो ना इसको। हाँ भैया खोल दो, वो इधर में हमें जाना है। हम 2 घंटे से खड़े हैं इधर में। गेट बंद के लिए बोला अर्जुन साहब। क्यों भाई? जय जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक हमारे सेना के सूबेदार साहब हैं, कोर ऑफ सिग्नल के, सिग्नल कोर के हैं, राजस्थान में उनकी यूनिट है। उनके मेरे पास 2 या 3 वीडियो आए हुए हैं और एक ऑडियो भी आया हुआ है। आज मैं सिर्फ इसमें उनका एक ऑडियो सुनाऊंगा और उन्होंने कहा है कि सर जब तक ये केस का कुछ हल नहीं होता है वीडियो मेरे अभी मत डालना। मैं उनके वीडियो नहीं डालूंगा और रजमे ये अपनी खुद की जो इनकी यूनिट है वो ये अपने आप बताएंगे इनकी यूनिट कौन सी है। आप उनका ऑडियो में पता चल जाएगा जब वो इनका ऑडियो मैं आपको इसी उसमें सुनाऊंगा। तो सबसे पहले सवाल उन्होंने भी किया है और मैं भी करना चाहता हूं कि फौज क्या है। आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि फौज क्या है। बहुत से लोग बार बार में कमेंट्स भी करते हैं कि भाई रविंद्र फौजी फौज को बदनाम करता है या फौज के खिलाफ बोलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर फौज क्या है। क्या फौज इन अफसरों के बाप की जागीर है? क्या फौज सिर्फ अफसरों से बनी है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फौज का अहम अंग वो है जवान। 80% जवान हैं जो कि देश की सुरक्षा में बॉर्डर पर तैनात हैं। जहां भी जितने भी काम होते हैं ग्राउंड में वो सारे के सारे जवान करते हैं। और जवान के बाद ही जब जैसे जैसे उसकी एज होती है, प्रमोशन मिलता है, तो जवान से जेसीओ और एसएम तक पहुंचते हैं। यानी जवान, फिर जेसीओ और अफसर, तीनों को मिलाकर फिर बोलते हैं इंडियन आर्मी। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में सिर्फ फितूर है कि अफसरों के बाप की जागीर है फौज। ये मुझे क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि इनकी जो सूबेदार साहब है उनकी मैडम ने भी मेरे से कॉल पर बात कर ये कही है कि सर ये अफसर अपने बाप की वो समझते हैं जागीर फौज को, क्योंकि इनको इन्हीं की यूनिट में जब ये गए तो 3 घंटे तक वहां पहले यूनिट में घुसने नहीं दिया। सीओ साहब ने आदेश दे दिया कि सूबेदार साहब और उसकी वाइफ है उनको गेट में मत घुसने दो। अब हमारे जवान हैं, वो तो मजबूरी है कि ऊपर से जो आदेश मिला है उसका पालन करेंगे। लेकिन यहाँ मैं उस सीओ से पूछना चाहता हूँ, उस सीओ का नाम ये सूबेदार साहब इसी वीडियो में ऑडियो में बताएंगे। इनके वीडियो जैसे मैं बता ही चुका हूँ बाद में डालूंगा। लेकिन उसने आदेश दे दिया कि साहब को अंदर मत घुसने दो। क्यों? तुम्हारे बाप की यूनिट है। दूसरा सवाल, जब बड़ी मुश्किल से इन्होंने जेओसी को कहीं फोन किया तो इनको अंदर आने दिया, और अंदर आने दिया फिर जेओसी ने बात की, पता नहीं आपस में क्या गुचर मुचर हुई, फिर इनको यूनिट के अंदर ही, गेट के अंदर ही उसमें अंदर बैठा दिया और कस्टडी में 3 घंटे रखा। मतलब ना इनको अंदर जाने दिया ना बाहर जाने दिया। मजबूरी में फिर इन्होंने सिविल पुलिस को फोन किया, एसएचओ को, एसएचओ नहीं आए तो एसपी से बात बूत करके जब फिर सिविल पुलिस आई तब इनको बाहर निकाला। ये फौज की हालत है क्या? मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि एक जवान मतलब एक जेसीओ साहब उनको रेजिमेंट में नहीं घुसने दे रहे हो, बल्कि वो वहीं उसी स्टेशन में फैमिली मेंबर है और अभी भी वो क्वार्टर में रह रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटिया हरकत का मतलब क्या है? मामला आपको बताता हूं कहां से शुरू हुआ है और हुआ होने के साथ साथ मतलब इन्होंने कितना अत्याचार किया है एक जेसीओ पर। अब आप ये लगा सकते हो कि जेसीओ एक जूनियर ऑफिसर जो बोलते हैं, प्रमोशन लगाकर जेसीओ साहब बोलते हैं राष्ट्रपति रैंक है जेसीओ। जब एक राष्ट्रपति रैंक धारक को ये हालत कर सकते हैं, उसका 10 नंबर फार्म भर देते हैं, उसको एक गेट पर बैठाकर बंदी बना सकते हैं, तो ये जवानों का क्या हाल करते होंगे। उनकी मैडम ने कहा है कि ये इतने बड़े हरामखोर हैं कि जवानों को तो गाली देकर बात करते हैं। जवानों को तो ये ऐसे समझते हैं कि जवान तो इनके जैसे सिविल सर्वेंट है। इन्होंने ये भी बताया है कि वो उनके 4-4, 5-5 घरों में सहायक यानी एक तरह के नौकर की तरह यूज कर रहे हैं, और मन चाहे जब यूनिट में फोन कर देते हैं कि ठीक है घास कटिंग के लिए, उनके बंगले की साफ सफाई के लिए। यानी करीबन 20-30 जवान परमानेंट वो रखता है। कंपनी कमांडर हैं,
उनके पास 2 जवान हैं। उसके बाद जैसे नीचे कोई नया अफसर भी है, उसके पास भी 2-2 जवान हैं। इतनी बड़ी तानाशाही। और एक बात इतनी सी हुई थी कि ट्वाइसी, एक तो पॉइंट ये था कि ट्वाइसी साहब जो उनकी पर्सनल जिप्सी, मतलब सरकारी जिप्सी होती है, उसमें उनकी मैडम कोई सिविल क्लासेस करती थी, तो उसको भेजने छोड़ने के लिए गाड़ी आती थी, लेकिन जब जवान मांगते थे तो गाड़ी नहीं मिलती थी। तो जेसीओ साहब ने अब पॉइंट उठाया था कि क्या सरकारी गाड़ी इनकी मैम साहब को ऑथराइज है। इन्होंने जवाब मांगा था कि मुझे लिखित में जवाब दें कि वो गाड़ी क्यों जाती है, क्या वो मैम साहब के लिए आई हुई है, वो कन्वेंस ऑफ अवार्स है, जवान मांगे या जेसीओ मांगे तो गाड़ी दी नहीं जाती है। और ये आपकी मैडम के लिए लगातार गाड़ी सिविल में उनको जा रही है, क्लासेस करवाती है और वापस लेकर आती है। यानी एक गाड़ी एंगेज है, एक जवान एंगेज है, ड्राइवर और एक पीछे उनका हेल्पर, यानी 2 बंदे गाड़ी क्यों यूज है। पहला पॉइंट यहां से शुरू हुआ था। एक पॉइंट किया था कि उनकी रेजिमेंट का सीओ साहब के पहले ही बोलते हैं ना कि इनको कहीं भी मिलो, जहां भी मक्खी में जैसे घी की तरह नहीं छोड़ोगे, खाना ये छोड़ते नहीं है। जो भी बंदा बोले सर हमारे रेजिमेंट में नया कहीं से भी आता है, तो उसका आदेश है कि नया, उसकी जो पुरानी ड्रेसेज हैं वो कुछ नहीं चलेंगी, सारी की सारी बढ़िया से नई ड्रेस खरीदो और नए पूरा की पूरा जो भी चीजें, चाहे वो कप्पा ड्रेस है, वर्दी है, पीटी ड्रेस है, सारी की सारी बढ़िया से खरीदने का आदेश है इंटरव्यू में आने से पहले। और जब साहब ने ये पॉइंट रखा कि भाई मेरे पास तो, मैं तो अभी आया हूँ दूसरी रेजिमेंट से, मेरे पास सारे के सारे नए ड्रेसेज हैं, मैं क्यों खरीदूं। तो ऐसा क्या है कि जब एक ही चितकबरा पूरी इंडियन आर्मी में चल रहा है, एक ही वर्दी है, वो पूरी आपकी सिग्नल में जो वर्दी चल रही है सभी जगह चल रही है, तो ये क्या ढकोसला है कि हर यूनिट में जाने के बाद में आप अलग वर्दी चलाओ। क्यों? क्योंकि वहां से इनको मोटा कमीशन खाना है, वो इनकी हालत है। ये साहब ने वीडियो में बताया ये चीजें, और बहुत सारे उनके जो घपले हैं वो साहब ने इसमें बताए हैं। मेरा सिर्फ यहाँ एक ही सवाल है, इन अफसरों से मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि चाहे एक जवान हो, चाहे एक लेफ्टिनेंट हो, चाहे जनरल हो, फौज किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहता आया हूं कि फौज किसी के बाप की जागीर नहीं है। बहुत से लोग जो कमेंट्स करते हैं कि आप अफसरों के खिलाफ बोलते हो, पढ़ लिख के अफसर बने हैं। भैया पढ़ लिख के अफसर बने हैं तो अफसर की फैसिलिटी और अफसर की पेमेंट ले रहे हो, लेकिन क्यों उन जवानों को मिसयूज कर रहे हो। आज बहन जो एक 70,000 सैलरी लेने वाले जवान को आप एक सर्वेंट का काम करा रहे हो, झाड़ू पोछा का काम करवा रहे हो। यानी एक जिसकी बहन जो सीओ की 2.5 लाख सैलरी है और उसके घर में 5-5, 10-10 जवान काम कर रहे हैं, इसका मतलब है 7 लाख का वो जवानों का मिसयूज कर रहा है। क्या ये मिसयूज नहीं है? क्या इस देश में कोई ये चीजें देखने वाला नहीं है? मैंने कई वीडियो में ये चीजें कही हैं कि हर साल कितने ही जवान सुसाइड करते हैं इस सहायक प्रथा की वजह से। हर साल नौकरी छोड़ 15 साल का इंतजार करते हैं जवान, जिस दिन कब 15 और जो सिस्टम से भागे। क्यों इतनी अच्छी, जो लोग कहते हैं कि फौज, रविंद्र फौजी, मैंने पहले भी कहा है कि फौज एक बहुत बढ़िया संस्था है और एक देश सेवा के साथ साथ एक बढ़िया नौकरी है, लोग सिविल में इज्जत करते हैं। लेकिन ये हरामखोर अपने पर्सनल वर्क करवा कर जवानों को मजबूर कर देते हैं कि जवान या तो 15 साल में भागता है या बहुत से जवान सुसाइड। मैंने ये भी कहा है कि जितने हमारे ट्विटर पर आप देख सकते हो, रविंद्र फौजी मेरा ट्विटर अकाउंट है, मैं लगातार लिखता हूं कि जितने जवान हमारे दुश्मन की गोली से नहीं मरते हर साल, उतने इनके शोषण से तंग आकर मर जाते हैं। भाई जो मन चाहे जिसकी पार्टी करना, जवानों को वेटर खड़ा करना, इतने ही पेमेंट है तुम्हारे पास, दुनिया भर की पेमेंट है, दुनिया भर के सड़क घोटाले कर रहे हो, सिविल वेटर क्यों नहीं बुला लेते हो। बहुत से लोगों का पॉइंट आता है कि सिक्योरिटी मैटर फलाना, और बैंचो वो जो एयरफोर्स है उसमें भी अधिकारी हैं, वहां कैसे बिना ये सहायक सिस्टम के काम चल रहा है, वहां सिक्योरिटी यूज नहीं होती क्या। जब यूनिट में तुम सिविल ठेकेदार को बुलाकर बैंचो पैसे खा रहे हो, बढ़िया सिविल रह रहा है, तो सिविल सर्वेंट क्यों नहीं रह सकता। बहुत से पॉइंट हैं इसके लिए, तो आपको पता ही है कि मैं जल्दी इसी अगस्त में बात कर रहा हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी की है, हाई कोर्ट से भी, वो केस हम कर भी रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कुछ लोगों ने कटिंग किया है, ये आज फिर मैं हर वीडियो में आजकल लगातार मैं ये अकाउंट नंबर भी दे रहा हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ। ये मेरा SBI का अकाउंट है और मेरा ये फ़ोन नंबर 8290354513 8290354513। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये मेरा फोन पे, गूगल पे सभी से अटैच है। अभी तक मैंने उस दिन भी बताया था 85,000 उस टाइम आए थे, अभी लगभग 95,000 रुपए मेरे पास इकट्ठे हुए हैं। मैंने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब हमें कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए,
और हाई कोर्ट के लिए मैं यहाँ से 3 तारीख को जयपुर के लिए निकल रहा हूँ। वहाँ कुछ वकीलों से बात कर रहे हैं, तो पहले उनसे बात करके, क्योंकि दिल्ली के वकील ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट में इसको फाइल करो, तो मैं पहले इसको हाई कोर्ट में, अगर वो कहते हैं तो हाई कोर्ट में, नहीं तो डायरेक्ट दिल्ली में लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग जिन्होंने सहयोग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी लोग भी सहयोग करें ताकि मिलजुल कर इस रिट को लगाया जा सके। और रही बात ऐसे अफसर, इस वीडियो को साहब की मैं ऑडियो भी इसमें डाल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको पता चले कि इंडियन आर्मी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। हमारे कुछ एक पुराने फौजी हैं जिन्होंने इनको सिर पे चढ़ा रखा था, इनको भगवान बना रखा था कि भाई अफसर बस भगवान है, और उसी गलती का नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि पहले सारे अंग्रेज अफसर थे और वो जवान भारतीय, तब वो जवानों को गुलाम समझते थे, लेकिन आज क्यों भाई, आज जवान भी भारत का है और अफसर भी भारत का, फिर ये क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं, क्यों जवान का शोषण कर रहे हैं। मन चाहे किसी जवान ने बोला, बस उसका 10 नंबर फार्म भर दिया और भेज दिया, वहां भी डॉक्टर को पहले फोन कर दिया जवान आ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने पहले कहा है कि ठीक है, बहुत से अफसर बोलते हैं सारे अफसर, मैं भी मानता हूं कि सारे अफसर खराब नहीं है, सारा डिपार्टमेंट खराब नहीं हो सकता। तो इस तरह का जब कोई गलत, कोई सीओ या कोई अर्जुनेंट या कोई एक यूनिट करती है, तो क्या सिग्नल कोर के और डिपार्टमेंट में बैठे ऊपर अधिकारी, उन्होंने जेओसी तक को फोन किया है, इनकी मैडम जेओसी की मैडम से मिली है, सबने कहा है करेंगे करेंगे, करे क्या घंटा, लास्ट में इनको कैटेगरी करके और इनको भेज दिया, साहब जाओ आप। मतलब क्या किया, एक जवान को जब एक जेसीओ के साथ ऐसे करते हैं तो जवान को तो युद्ध छुट्टियों में भेज देंगे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे सिस्टम के खिलाफ हम फिर कहते हैं, जो बीच बीच में कमेंट्स कर रहे हैं, एक दो बंदों के कुछ अटपटे से कमेंट्स आते हैं। एक ने लिखा था कि, मैंने कहा था कि भाई एयरफोर्स में भी तो ये काम चल रहा है, बोले एयरफोर्स ऐसी जगह पीस स्टेशन में रहती है, आर्मी के हमारे फील्ड स्टेशन में रहते हैं। इसी जनरल बिपिन रावत ने, जब मैंने 2017 में धरना दिया था दिल्ली में 3 दिन के लिए, इसी श्रीमान बिपिन रावत ने मुझे कहा था कि आप धरना खत्म करो, हम ये सहायक सिस्टम जल्दी बंद कर देंगे, जिसके तहत पहले फर्स्ट में जितने भी रिटायर्ड हैं उनके पास से वापस बुलाए गए, फिर बोला कि हम पीस स्टेशन में तुरंत खत्म कर देंगे, और फील्ड का कुछ हम एक अलग से इसका देखेंगे कि इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। तो मैंने भी कहा था कि ठीक है, फील्ड का बाद में होगा, लेकिन जहां पीस स्टेशन में है, मैं जो फील्ड का आदमी, पीस में इनके घर तक, इनके गांव तक बंदे गए हुए हैं। आप मानोगे नहीं, एक सीओ अपने मतलब माँ बाप के लिए अलग हेल्पर भेज रखे हैं, अपने मैडम के पास अलग हेल्पर है, और वहां जहां फील्ड में बैठे हैं वहां अलग, यानी एक ही अफसर 3-3 4-4 जवानों को यूज कर रहा है, 5-5 जवानों को। और फिर वो जवान भी ऐसे हैं कि उनको अपना हायल्टी का अलाउंस मिल जाता है जूते पालिश में, लेकिन भैया जो 10% खुश हैं, उनके लिए हम पूरे 90% जो जुनून बंदे हैं, जो देश सेवा के लिए भर्ती हुए हैं, जिनको इज्जत है इस वर्दी की, उनकी वर्दी पर हम दाग नहीं लगा सकते हैं। बहुत से बंदे कहते हैं कि आपके जवान खुश हैं, वो खुश होंगे, खुश हैं तो उनकी कंपार्ट उनके जिस्म से उतारो, उनको सिविल ड्रेस दे दो, उनको सिविल सर्वेंट भर्ती करो। एक जवान की पेमेंट में 5 सिविल सर्वेंट रह सकते हैं ना, हमारी वर्दी पे दाग होगा, हमें कोई मतलब नहीं, इनको चाहे तो 20-20 दो, हमें क्या लेना है। और एक सवाल यहाँ ये जरूर है कि जब एयरफोर्स के अफसर कर सकते हैं नौकरी और नेवी के कर सकते हैं, फिर इंडियन आर्मी के अफसरों को ही मेरे को फिर कुछ सुनोगे, बोलते हो कि बहुत पावरफुल अफसर होते हैं। चलो, जो अपना वर्क नहीं कर सकता वो क्या देश में लड़ाई लड़ेगा। आधी फौज हमारी इन्होंने बेकार कर दी बूट पॉलिश करा करा के। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, जो बंदा टर्निंग से ही बूट पॉलिश में लग जाएगा, जिसकी 20 साल सिर्फ बूट पॉलिश में लगी, वो नायक भी उसी में बनाए, हौलदारी तक। यहाँ तक कि मैंने एक बार मऊ के अंदर देखा था कि एक जेसीओ साहब बोलते थे मैं शुरू से ही साहब के साथ हूँ, और वो वहाँ कमांडर थे, तो वो मतलब बोलते थे कि मैं अब इन कमांडर के साथ ही हूँ, मैं सिर्फ अब ये देखता हूँ कि जो 10 हेल्पर हैं वो हेल्पर के ऊपर ही कमांड करते हैं। जेसीओ बनने के बाद भी उसके साथ थे। वो लोग क्या लड़ाई लड़ सकते हैं? इसलिए मैं देश की जनता से, हमारे देश के बैठे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी, आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे, आप राइफल विमान लेकर आओ, बहुत बड़े इक्विपमेंट दे दो, लेकिन इक्विपमेंट और उस हथियार को चलाने वाले जवान नपुंसक बने बैठे हैं, सिर्फ झाड़ू पोछा में नौकरी कर रहे हैं। लड़ाई कौन लड़ेगा? जिस दिन हकीकत होगी, पूरे देश की भी आंख खुल जाएंगी,
जैसे एक बार यूपी में कांड हुआ था ना कि 22 सिपाही गए थे और एक से भी गोली नहीं चली। ऐसा जिस दिन हो गया उस दिन हमारे देश की क्या हालत होगी मैं कहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे देश की आर्मी मजबूत हो, मेरा हर एक सोल्जर अपनी इज्जत और देश के लिए। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि अगर जवान जो शहीद होता है देश के लिए तो हमें उस पर पूरे देश को फक्र होता है कि वो देश सेवा के लिए हुआ है, लेकिन इनकी तंग आकर जो जवान सुसाइड करते हैं उसका जवाब कौन देगा। वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं। मैं चाहता हूँ इस साहब का ऑडियो सुने और उन हरामखोरों को जवाब दें कि ये फौज आपके बाप की जागीर नहीं है। सबसे पहला हक अगर फौज पर है तो हम जवानों का, फौज हमसे चलती है। आपका दिमाग जरूर है लेकिन अगर आपका शरीर वो हम जवानों से बना हुआ है। उस जैसे एक वेंटिलेटर पे जब बंदा कोमा में चला जाता है ना उसका दिमाग काम करता है लेकिन शरीर नहीं, तो फिर वो बेकार है। उसी तरह के आप सिर्फ अफसर अपने दिमाग से सारी लड़ाई लड़ेंगे क्या? अगर जवान ही नहीं होंगे इनके सरदों पर जिन्होंने सर्द की रक्षा करनी है तो क्या आज फौज चल जाएगी क्या? मैं भारतीय थल सेना की वीडियो देखें, शेयर करें और इनको समझा दें। सूबेदार एक 24 भेदभाव बढ़ाते जा रहे हैं IDSR जवान और उनके से बीच के 1 अंदर, जुलाई इसमें कहीं ना कहीं 2020 सरकार भी को दोषी है पेंशन आउट हुआ और अफसर तो है ही है। अगर ये भेदभाव बढ़ता गया अभी स्टेशन में तो बहुत गवर्नमेंट बहुत क्वार्टर में खराब होगा इस चीज का। फैमिली परिवार के साथ रह रहा हूँ। वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय मैं भारत, वंदे मातरम। सेना के अधिकारियों द्वारा किए गए मेरे हरासमेंट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पोस्टिंग आते ही मुझे ऑर्डर दिया गया कि जाओ जाके यूनिट में अपनी सभी ड्रेस, फौज की सभी ड्रेस सिलाई करवाओ। ये एक अनलॉफुल ऑर्डर था। मैंने इसे रिटर्न में देने की मांग की, जिससे नाराज होकर कमांडिंग अफसर ने मुझे धमकी दिया कि तुम इस यूनिट में नौकरी नहीं कर पाओगे। थोड़े दिनों के बाद ही अर्जेंट कैप्टन एच बनर्जी ने मुझे एक मुद्दे को लेकर गालियां निकाली और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। इसकी रिपोर्ट मैंने कमांडिंग अफसर को की तो कमांडिंग अफसर कर्नल R.K. नरवाल ने अफसर की म्यूटनी बनाते हुए JCO का फॉर्म 10 भर दिया और MH में एडमिट कर दिया। जब JCO को कुछ प्रॉब्लम थी नहीं तो MH ने ओके फिट 4 करके रिटर्न कर दिया। इससे कमांडिंग अफसर और नाराज हो गए। सितंबर में मेरा हाइपरटेंशन की कैटेगरी परमानेंट होने पर मुझे जबरदस्ती डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कर दिया। कई बार मेरी छुट्टियों को आगे पीछे करके मेरी छुट्टी में परेशान किया और 4 जनवरी 2020 को तो हद ही कर दी। ट्वाइसी लेफ्टिनेंट कर्नल क्षितिज कुमार और एडजुटेंट कैप्टन अक्षय ठाकुर ने CMP के हाथों मुझे मेरे गवर्नमेंट क्वार्टर से यूनिट में बुलाकर मुझे व मेरी वाइफ को 3-4 घंटे तक यूनिट में बंदी बनाकर रखा। यूनिट के गेट बंद करवा दिए और यूनिट से हमें बाहर नहीं जाने दिया। इसकी शिकायत मैंने CMPCO को की, लेकिन CMPCO ने कोई हेल्प नहीं की। तो ऐसी क्या JCO के लिए भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मुझे एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कोर्ट के अंदर ही बोला कि गार्ड बुलाकर तो मैं अभी क्वार्टर गार्ड में डाल दूंगा। मैंने
मैंने हरासमेंट के संबंध में आर्मी कमांडर साउथ वेस्ट कमांड का पर्सनल इंटरव्यू 25 नवंबर को थ्रू पूर्वांचल में रिटर्न में मांगा था, लेकिन मेरा इंटरव्यू नहीं कराया गया था। कई तरीके से हरासमेंट करने के लिए झूठ मूठ के 3-4 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मेरे खिलाफ सीओ और जीओसी साहब दोनों ने चलाई। मेरा पेंशन डॉक्यूमेंट भी सीओ और ओसी ने समय पर नहीं भेजा, जिसके कारण मेरा फंड इत्यादि का पैसा जो 1 जुलाई 2020 को मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला। कुछ काम से या अपनी किसी क्वारी के लिए, डॉक्यूमेंट क्वारी के लिए अगर यूनिट में जाता हूँ तो ट्वाइसी साहब का ऑर्डर है कि पेंशन आउट है, अंदर नहीं आने देना है। और इसकी शिकायत जीओसी साहब को करने के लिए तो वो भी डिप्टी हेडक्वार्टर में आने के लिए मना कर दिया। ये ऑर्डर सब वर्बल ऑर्डर दिए हुए हैं सर। सेना में यूनिट और ऑफिस को भी पर्सनल प्रॉपर्टी अधिकारियों ने बना दिया है। वो वर्बल ऑर्डर से किसी को भी बैन कर देते हैं और कोई उच्च पदाधिकारी इसकी सुनवाई नहीं करता। 16 CSR में जब ट्रूप्स को कहीं आने जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी तो और यूनिट के ट्वाइसी लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत गौड़ यूनिट के जिप्सी को अपने मिसेज के प्राइवेट जॉब के लिए कन्वेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जब मैंने इसके बारे में इसका विरोध किया कि यूनिट की जो जिप्सी है वो यूनिट के ट्रूप्स के लिए होनी चाहिए, तो इससे लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत गौड़ ने मुझे टारगेट कर दिया है और मोबाइल का केस बना करके मुझे एक पनिशमेंट दे दिया इसमें। इस यूनिट में इसके जैसे और बहुत सारे और कई तरह के अनलॉफुल ऑर्डर को अंजाम दिया जा रहा है, जैसे सहायक सिस्टम हर एक ऑफिसर के पास दो सबके पास बड्डी रखे हुए हैं। और कर्नल आर के नरवाल ने तो जब तक अपने टेन्योर के टाइम पर घर में 10-11 बंदे हमेशा रखे। उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा बंदों की डिमांड करते हुए यूनिट से डेली फिक्स था उसका, डेली 2-3-4 बंदे वो डेली जाने वर्किंग उसके लिए गार्डन के लिए जाने हैं। उनके लिए एक गाड़ी अलग से, जो गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए गाड़ी अलॉट थी, लाइन पार्टी का गाड़ी, जो स्टेशन में गवर्नमेंट काम के लिए जिसको शो किया जा रहा था कागज में, उसको ग्राउंड में सीओ के घर के लिए इस्तेमाल किया गया उसको, लेकिन कागज में प्रॉपर गवर्नमेंट ड्यूटी में शो किया गया है। तो गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए जवान अपने खुद के पैसे से बाइकों में तेल डाल करके खुद के पैसे से अपना गवर्नमेंट का काम करते हैं, और जो गवर्नमेंट काम के लिए गवर्नमेंट ने व्हीकल दिया है वो सीओ के पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल हुआ है। जो भी इसकी रिपोर्ट करेगा तो उसी को कहीं ना कहीं उसको फंसा करके पनिशमेंट दे देंगे। इससे सेना में ऐसा ये अधिकारियों द्वारा अंधेरगर्दी किया जा रहा है। मैंने अपने हरासमेंट के खिलाफ रिटर्न में कई बार कंप्लेंट किए हैं। जूरी साहब को कई बार कंप्लेंट की है कि वो वार प्राइम मिनिस्टर को सभी को कंप्लेंट की है, लेकिन कहीं से भी जो है कोई राहत नहीं मिली। और बंदी बनाने के खिलाफ तो कम से जूरी साहब को 3-4 बार मैंने रिटर्न में रिक्वेस्ट की है, लेकिन जूरी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया इसमें। यूनिट 16 CSR में
भी लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत गौड़ और कर्नल एस.के. चक्रवर्ती ने मिलकर मेरे खिलाफ इस साजिश को अंजाम दिया। वहां भी यूनिट के लिए कर्नल एस.के. चक्रवर्ती का सेम आदेश चल रहा था कि जो भी पोस्टिंग आएगा वो आते ही बढ़िया से नया ड्रेस सिलवाएगा और उसी को पहनेंगे। जब मैंने इसका विरोध किया तो इससे वो मुझसे नाराज हो गए और इंटरव्यू में मेरे द्वारा ऑर्डिनेंस इशू ड्रेस पहनने से मेरे खिलाफ एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रोसीडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत गौड़ को बनाया गया। विनीत गौड़ ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मुझे काफी परेशान और प्रताड़ित किया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान जब मैंने उनके काले कारनामों की एविडेंस के लिए जो जवानों की ड्रेस का फोटो